नमस्कार, यूएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरा दिन है प्रेशर का और आज शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। 17,800 के आसपास है निफ्टी, तो यही सपोर्ट लेवल्स भी है निफ्टी की। 18,000 के आसपास हमने रेजिस्टेंस बताया था, बाजार वहीं जाकर ठिठका और वहां से रिवर्स हो गया। हाँ, आज हम देख रहे हैं कि जो दिग्गज शेयर हैं वो प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं और रिलायंस भारती ये शेयर जो हैं आज सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की लिस्ट में शामिल है और इंडेक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो वेटेज भी चूंकि ज्यादा है रिलायंस का, तो असर थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा इसके चलते। 1% से ज्यादा आज भी टूटा हुआ है और 3 दिन में तकरीबन 4% के आसपास की गिरावट रिलायंस के शेयर में आ चुकी है। इसके अलावा बैंकिंग शेयर, कुछ खपत वाले शेयर जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक होगा, ये परेशान कर रहे हैं बाजार को और कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक को भी नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। इसके चलते ही आप देखेंगे कि निफ्टी के मुकाबले ज्यादा गिरावट निफ्टी बैंक पे है, तकरीबन 0.25% के आसपास की। लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एल&टी अच्छे रिपोर्ट के चलते ही ये शेयर चल रहा है, करीब 1.5% मजबूत है। और आईटी स्टॉक्स में आज थोड़ी सी रिकवरी दिख रही है। आज शाम आएंगे नतीजे इन्फोसिस के और एचसीएल टेक के, तो इन्फोसिस थोड़ा सा नर्वस वहां पर हम ट्रेड देख रहे हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा आज मोमेंटम होता हुआ दिखेगा। सवाल यह कि आज के दिन चूंकि वीकली एक्सपायरी भी है, तो आपको ट्रेड कैसे सेटअप करना चाहिए, कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, वो भी बताएंगे। और जो शेयर आज देखिए फोकस में है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सीमेंट पे अच्छी बाइंग हो रही है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे वॉल्यूम के साथ हम खरीदारी आते हुए हम देख रहे हैं, जैसे कि त्रिवेणी टरबाइन हो गया, रूट मोबाइल, यहां पर खबरों का असर दिख रहा है। त्रिवेणी टरबाइन बायबैक के चलते फोकस में है। रूट मोबाइल ने एक अग्रीमेंट किया है श्रीलंका में, उसके चलते शेयर चल रहा है। केयर रेटिंग में आज अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है और नतीजों के बाद चल रहा है 5 पैसा का शेयर भी, और आज 100 डीएमए को भी इसने क्रॉस कर लिया है। तो ये तमाम स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि आज फोकस में हैं, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे और आपके सवाल भी हम लेंगे। सवाल पूछने का तरीका बेहद सिंपल है, 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपनी क्वेरीज हम तक भेज सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी ईटी नाउ स्वदेश पता आपकी स्क्रीन पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान एंजल वन की स्नेहा सेठ और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा। स्नेहा और विवेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। स्नेहा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे निफ्टी के लेवल्स को लेकर। शुरुआती उथल पुथल हम देख रहे हैं और आप चूंकि वीकली एक्सपायरी भी है तो शायद ये दिन भर ये जारी भी रहे। स्नेहा, आपको क्या लगता है कि जिस लेवल के आसपास है, क्या वही एक बड़े सपोर्ट के तौर पर भी काम करेगा 17,800 के आसपास का, या उसके नीचे स्लिप होने का भी कहीं ना कहीं अंदेशा है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। अगर आप इंडेक्स देखें तो कंटिन्यूसली अगर आप देखें हायर लेवल से सेलिंग आ रही है और जो सेलिंग जिस तरह से आ रही है, तो आई डोंट थिंक किसी अगर कोई ने लॉन्ग करके रखा है तो उसे चांस भी दे रहा है एग्जिट करने का। इनफैक्ट अभी के लिए जिस तरह से आप देखें कि ऊपर में कॉल राइटर्स एक्टिव है 17,900 से 18,100 के कॉल्स में, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है हायर साइड पर। 17,750 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के लिए। अगर हमें लगता है कि कोई भी रिस्पाइट आना है तो सेकेंड हाफ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। तो मेरा मानना है करके कि अभी के लिए तो आज के लिए स्पेसिफिकली एक्सपायरी के लिए ट्रेडर्स बिल्कुल लाइट रहे, थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकता है। सेकेंड हाफ विल बी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंगली जिस तरह की क्लोजिंग आएगी तब तब हम लोग को क्लैरिटी होगी करके कि मार्केट किस तरह या तो इधर से रिकवर कर रहा है या मे बी जो सपोर्ट हम बात कर रहे हैं 17,750 का वो ब्रीच कर देगा। बट आई वुड से करके कि थोड़ा सा लाइट रहे दोनों भी इंडेक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स करना है वहां पे फोकस कर सकते लेकर ये व्यू स्नेहा का, लेकिन आपको हम सीधे ले चलेंगे। ग्रेटर नोएडा में चल रहा है ऑटो एक्सपो, कारों का सबसे बड़ा मेला, और सबसे बड़ी कंपनी देश की मारुति और उसकी बहुप्रतीक्षित ये गाड़ी थी जिम्नी 5 डोर। ये एसयूवी है मारुति की, जो आपको याद होगी जिप्सी आती थी उसको रिप्लेस करके ये गाड़ी लाई जा रही है और इसको लॉन्च कर दिया है मारुति ने। ऑटो एक्सपो से सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो आज मारुति के बहुत सारे लॉन्चेस पर नज़र होगा। कल हमने देखा था कि पहला दिन था, एमजी हेक्टर की बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हुई, हमने hyundai की गाड़ियां लॉन्च होती हुई देखी थी और कॉन्सेप्ट कई सारी कारों ने अपने दिखाई। इनफैक्ट मारुति की भी हमने ईवी की कॉन्सेप्ट कार कल देखी। लेकिन आज इस इवेंट से ये मच अवेटेड जो गाड़ी है मारुति की जिम्नी 5 डोर जिम्नी, आपकी स्क्रीन पर देखिए, काफ़ी रोबस्ट इसका लुक नज़र आ रहा है। अगर हम कहीं ना कहीं थार से भी इसका कंपैरिजन किया जाएगा और ये आपकी स्क्रीन पर, तो इसको लॉन्च कर दिया है
मारुति ने। तो ऑटो एक्सपो से जो भी दिन भर के बड़े अपडेट्स होंगे वो आपके सामने हम लेकर आएंगे। जो बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, खासतौर से लिस्टेड स्पेस से मारुति के मैनेजमेंट से कल हमने बातचीत की, आज टाटा मोटर्स के हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे और उनसे हम सुनेंगे कि आगे को लेकर क्या प्लान है। क्योंकि अगर ईवी से अगर मारुति मुकाबला अगर करेगी तो सबसे ज़्यादा जो टक्कर होगी वो टाटा मोटर्स को मिलेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स ऑलरेडी स्पेस में है। नेक्सन के जरिए, टिगोर ईवी के जरिए, टियागो का भी ईवी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो एक बड़ा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें ऑटो एक्सपो से, इस पर हम आगे भी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। लेकिन एक बार बाजार पर हम लौटेंगे और चर्चा हम शुरू करेंगे। अब अपने सवाल जवाब के सिलसिले की भी शुरुआत करेंगे। गुवाहाटी से गौतम हमारे साथ हैं। गौतम जी नमस्कार। आप पूछिए सर, क्या जानना है आपको? हाँ जी नमस्कार जी। सर जी, मेरे पास ग्रेन्यूल्स इंडिया का शेयर है 327 भाव पे, तो लगभग 100 शेयर है। तो सर अभी क्या करना है? 327 के भाव पर 100 शेयर हैं, 324 का भाव है। गौतम, आपने कब लिए थे शेयर ये? अराउंड 2-3 महीने पहले लिए थे। 2-3 महीने पहले ये शेयर इन्होंने लिए थे और हमने देखा था कि 380 रुपए के आसपास तक शेयर गया था रिकवर करने के बाद से। मई से अच्छी रिकवरी हमने शेयर में देखी, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर भी इसमें आया ग्रेन्यूल्स में। ग्रेन्यूल्स क्या व्यू होगा इस पर? स्नेहा, आपका क्या सलाह देंगी आप? काउंटर देखे तो अच्छा करेक्शन जरूर हुआ है। वीकली चार्ट में एक सपोर्ट के आसपास है। आई थिंक एक 310 के आसपास एक सपोर्ट है। तो आई थिंक अगर किसी के लॉन्ग है तो 310 की एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। अगर कोई भी रेस्पाइट आता है तो यहाँ से आना चाहिए। अगर यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि सेलिंग आ रही है तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इसके नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर एलिवेट हो सकता है। तो आई वुड से करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 311 का या 310 का आप रखें और इसे होल्ड करें। अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो इम्पोर्टेंट लेवल टू वॉच आउट विल बी 340 के ऊपर कभी भी क्लोज होता है तो इसमें फिर से मोमेंटम आ जाएगा और ये तेजी कर सकता है और हायर लेवल्स पे 370 380 जोन पे भी आ सकता है। तो आई वुड से करके एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 310 का मेंटेन करके इसे होल्ड करें। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं 310 के आसपास का। ऊपर की तरफ अच्छे लेवल्स दिखेंगे, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है ग्रैन्यूल्स इंडिया में। अब आगे बढ़ते हैं और बिहार से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। जितेंद्र जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है, पूछिए। नमस्कार मैम। मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के 50 शेयर हैं 800 के रेट पर। लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। नुकसान तो वैसे आपको काफ़ी हो चुका है इस स्टॉक में। 800 पर लिया था इस स्टॉक पे और इस पर देखिए करीब 600 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफ़ी पहले की खरीद लग रही है ये। विवेक, क्या सजेस्ट करेंगे? आरती इंडस्ट्रीज ऑलरेडी नुकसान में है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं इस शेयर को। आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक पे? क्या गिरावट और बढ़ सकती है यहाँ से, या फिर एक कुछ रिकवरी की उम्मीद है अगर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे शेयर में? तो गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अगर आप मतलब चार्ट अगर देखो, इसका प्राइस मूवमेंट देखो तो ये तो एकदम स्टीप करेक्शन में ही चल रहा है अभी भी। लेकिन ये मतलब शेयर था 200 के ऊपर, अब ट्रेड कर रहा है 600 के नीचे और लगातार कभी भी इसने एक कोशिश नहीं की कि मैं ऊपर जाऊं। तो क्या हुआ कि केमिकल सेक्टर में जो बुलिश रन चल रहा था वो बुलिश रन ठंडा होते ही ये स्टॉक सारे में करेक्शन चालू हो गया था। और मुझे भी ध्यान है कि हर लेवल पे मैं भी वैल्यूएशन को लेके चिंतित था और इस पे सेल की राय ही दे रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि इन भाव में आरती इंडस्ट्रीज थोड़ा बहुत फेयर वैल्यू पे आ गया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि गिरावट बहुत कम रहेगी। यहाँ से मेरे हिसाब से ज्यादा 580 तक जा सकता है ये। और अपसाइड में अगर जाए तो ये वापस आपको 600 मतलब 650 तक ये आराम से आपको दिखा सकता है। तो फिलहाल होल्ड की राय रहेगी ये यहाँ पे, क्योंकि वैल्यूएशन फाइनली ठीक हुआ है। अब एक और ये है कि फाइनल बाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, होल्ड की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि इस जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ है दिसंबर का, वो क्वार्टर का रिजल्ट एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट खराब था इस कंपनी का। तो इसके लिए वो करेक्शन और भी तेजी से हुआ था। तो अगर रिजल्ट ठीक ठाक आता है तो इसमें एक बाई भी हो सकता है आगे चल के। तो फिलहाल होल्ड रहेगा। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज को होल्ड करने की सलाह है। देहरादून से एएम शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है सर आपको?
सर मेरे पास 10 शेयर हैं रिलायंस के एट द रेट ऑफ 2624। 2624 रुपए के भाव पर 10 शेयर। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो अभी शेयर जो है बड़ी रेंज बाउंडेड इज लेस देन 2500 टुडे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं इसको होल्ड करूँ, कैसे करूँ, और ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये कब तक लिस्ट हो सकता है? क्या उसके अनलॉक होने से शेयर होल्डर्स को कोई फायदा होगा? ठीक है शर्मा जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका और इस पर फोकस भी होगा तमाम निवेशकों का। रिलायंस आज हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरे दिन ये शेयर क्रैक कर रहा है और सिर्फ रिलायंस नहीं बल्कि अगर हम इसके पेयर को टेलीकॉम में कंपेयर करेंगे तो भारतीय एयरटेल में भी लगातार तीसरे दिन आज गिरावट का हम देख रहे हैं। और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी और कहीं न कहीं 5G को कैसे मोनेटाइज करना है इसको लेकर उन्होंने कंसर्न जाहिर किए थे। खर्च ज़्यादा कर रही हैं कंपनियां, लेकिन वो कैसे उसकी रिकवरी होगी इसको लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। और जो कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके आधार पर अब देख रहे हैं कि कंपनियां टैरिफ बढ़ा पाने की स्थिति में नहीं है, तो ये भी एक रोड ब्लॉक है कहीं न कहीं अगर अब जो भी कंपनियां टेलीकॉम स्पेस में हैं। रिलायंस आज 2500 रुपये के नीचे, लेकिन हमने देखा है कि एक ट्रेंड साल 2 साल से इसमें बना हुआ है कि 2200-2300 के नीचे की तरफ और ऊपर 2700-2800 इस रेंज में ये शेयर ऑसिलेट कर रहा है, इसी में घूम रहा है ये। विवेक, क्या आपकी राय होगी रिलायंस को लेकर? 2500 रुपये के नीचे आया, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ना लाजमी है, लेकिन शर्मा जी के लिए आपकी क्या सलाह होगी? क्या शेयर में निवेशित रहें? और जियो फाइनेंशियल को लेकर जो सवाल उन्होंने पूछा है क्या उसका आपको जवाब दे पाएंगे? देखो, पहला तो ये जो जियो फाइनेंशियल का इन्होंने सवाल पूछा है, अब रिलायंस में खाली जियो फाइनेंशियल नहीं है, मतलब जियो टेलीकॉम, रिटेल, काफी सेक्टर्स में आज ये बिजनेस करती है। और जिस दिन भी कंपनी सोच लेगी कि हमको पूरा अनलॉक करना है उस दिन ये शेयर कहीं का कहीं जा सकता है। लेकिन कोई भी अनलिस्टेड स्पेस में से शेयर लेके कब लिस्ट होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आज मैनेजमेंट हो सकता है कि सोचे कि हम लिस्ट करें, आगे चल के वो ओपिनियन बदल भी सकता है, तो वो मुश्किल होगा। ये मुझे भी नहीं मालूम और मेरे हिसाब से अंबानी जी को भी एकदम बहुत क्लियर से मालूम नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हर्डल्स आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जहां तक रहा वैल्यूएशन का सवाल, देखिए रिलायंस आपको एक मौका दे रहा है एंट्री के लिए और 2500 के नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल समझ लो आप। और अगर यहाँ पे अगर किसी को बाई करना हो लॉन्गर टर्म के लिए तो यहाँ पे आप एक्चुअली आपको बाई करना चाहिए। देखो 4G कहीं नहीं जा रहा है, 5G ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये सबको मालूम है, लेकिन खाली जियो को लेके पूरी कंपनी का शेयर प्राइस इतना तोड़ना थोड़ा सा ओवरडन हो गया मुझे लग रहा है। तो 2500 के नीचे अवेलेबल है, आपको बाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज भी इसका फेयर वैल्यूएशन करीबन 3000 से लेके 3100 तक का रहना चाहिए, तो बाई कीजिए। और जैसे ही थोड़ा बहुत मार्केट में वापस बुलिशनेस आएगा ये आपको 3000 के ऊपर भी दिखाएगा, तो बहुत मतलब सेफ काउंटर आज के दिन। राइट, ठीक है, तो ये राय आपको रिलायंस में कुछ समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा और आपको जल्दी यहाँ पर मुनाफा देखने को मिलेगा, लेकिन समय देना होगा होल्ड करने की राय। अगला सवाल अमित की तरफ से आया है और वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। सर मेरा अदानी विल्मर का 100 शेयर है 786 के भाव पे सर, सब हम सब 2 साल रख सकते हैं, क्या करें सर? 2 साल के लिए बने रह सकते हैं, ठीक है। स्नेहा आप सजेस्ट करिए। अदानी विल्मर 786 काफी ऊपरी लेवल पर ले लिया है इन्होंने और नुकसान हो रहा है और हम काफी समय से देख रहे हैं स्टॉक पे लगातार हल्की गिरावट का ही ट्रेंड बना हुआ है। बट जो इनके लेवल है 786 के आसपास के जो लेवल्स है वो तो काफी पहले दिखाई पड़े थे। अब इस लेवल्स के आसपास या 800 के पार अगर बात करें तो कब तक स्टॉक निकलेगा, कितना समय इनको देना पड़ेगा? कि अगर आप काउंटर देखें तो थोड़ा सा करेक्शन के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि जिस तरह की अपमूव दिखी थी उसके बाद अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन इज अ गुड इंडिकेशन। तो आई वुड से करके कि एक बार आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 560 के आसपास लगा के इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर फिर से अगर 620 ये लेवल्स तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और जब वो 620 ये सब लेवल्स क्रॉस कर देता है तो इसमें मोमेंटम ज़्यादा आ जाएगा और मे बी 670 680 ये जोन भी देखने को मिल जाएगा। आई वुड से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें। आई थिंक यहाँ से पॉसिबिलिटी है करके कि रिकवर करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 560 का आप लगा दें। 560 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको अडानी विल्मर के शेयर में बने रहने की सलाह है।
बढ़िया इन्होंने अपडेट्स जारी किए थे दिसंबर तिमाही के। राजेश का सवाल लेंगे उत्तराखंड से। इन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल भेजा। इनके पास है चेन्नई पेट्रो की 200 शेयर 250 रुपए के भाव पर। विवेक, चेन्नई पेट्रो आपका क्या व्यू होगा? हमने देखा था कि जब जीआरएम्स ऊपर चल रहे थे तो चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ये तमाम शेयर बहुत तेजी से ऊपर गए थे, लेकिन जैसे जीआरएम वाला फैक्टर खत्म हुआ ये शेयर फिर से नीचे आ गए और कहीं ना कहीं एक रेंज में सिमट कर रह गए 5-6 महीने से। यहां से आपके लिए क्या ट्रिगर दिख रहा है और क्या सही भाव पे है, या अगर किसी को नया निवेश करना हो तो? आप देखो ना इसका वैल्यूएशन, तो ये तो यहाँ से एक काफी ऊपर के लेवल तक रहना चाहिए स्टॉक। लेकिन देखिए, ये जो क्रूड का चक्कर है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि जब भी क्रूड में करेक्शन आएगा ये सारे स्टॉक्स वापस टूटेंगे, और इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि लगातार यहाँ से मतलब आपको प्रॉफिट दिखाते रहे कंपनी और ऊपर जाते रहे। तो मेरा तो सलाह यही रहेगी कि अवॉइड करना चाहिए आपको, पर्टिकुलरली बिकॉज जब तक क्रूड ऊपर नहीं जाए। और आज के दिन ये सिचुएशन है कि अगर क्रूड ऊपर जाता है तो इंडिया के लिए भी वो खराब है। तो क्रूड ऊपर जाएगा नहीं, और जैसे जैसे ये समर आने वाला है अभिषेक, देखिए ये जो हीटिंग रिक्वायरमेंट यूरोप वगैरह की है ये यहाँ से कम ही होने वाली है, तो अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। और ऑन एवरी रैली आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपको स्टॉक में नहीं देगी चेन्नई पेट्रो में। अब अगला सवाल ले लेते हैं। ट्विटर के जरिए हमें संदीप चौहान जी का सवाल आया है। इनका सवाल है आवास फाइनेंशियल्स पर 50 शेयर्स 1750 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। अगर करंट लेवल देखेंगे आवास फाइनेंशियल्स का इस वक्त, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। 2000 के ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है, 2580 के पास कारोबार कर रहा है ये शेयर। काफ़ी अच्छे समय पर इन्होंने एंट्री ली थी और उसका क्लियरली यहाँ पर इनको फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। करीब करीब 40,000 से ऊपर का मुनाफा इस स्टॉक में इनको मिल रहा है। स्नेहा, अभी भी और तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक में, या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है लेके एग्जिट कर ले? कि अगर आप काउंटर देखें तो थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है और वो प्रॉफिट्स में अभी ऑलरेडी है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आप और वेट कर सकते हैं। मे बी यहाँ से और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1900 ये सब तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड से इसे होल्ड करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 1790 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, आवास फाइनेंशियल्स को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, संजय का सवाल लेंगे। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? ठीक है, संजय से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन उनका सवाल हमारे पास जरूर आ गया है। सेल के शेयर हैं 6103 रुपए के भाव पर। इस वक्त शेयर ट्रेड कर रहा है 90 रुपए के आसपास सेल का, और इनके पास है 6000 की क्वांटिटी। प्रति शेयर इनको नुकसान हो रहा है तकरीबन हम देख रहे हैं कि 15 रुपए के आसपास का, और टोटल पोर्टफोलियो पर करीब करीब 90,000 रुपए के आसपास का नुकसान है। स्नेहा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो मेटल काउंटर्स है वहाँ पर थोड़े से अपमूव है, थोड़ी सी तेज़ी है, और वो इस वजह से है क्योंकि चीन में हम कहीं ना कहीं जो अनलॉक हो रहा है उसका एक तो डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, इसके चलते मेटल चल रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं बजट नज़दीक आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद है, एक्शन हो सकता है, उस उम्मीद में भी थोड़ी सी बाइंग हो रही है। सेल, आपको लगता है कि इनको भाव से नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी समय देना चाहिए, इनके भाव आ सकते हैं और प्रॉफिट भी हो सकता है फिर? कि इसमें चांसेस है। अगर आप देखें इसका वीकली चार्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ये रिकवर किया था, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर किया है। अपसाइड में अगर आप देखें तो अराउंड 88-89 के आसपास एक हर्डल है, बट आई थिंक जिस तरह के अभी रिसेंटली वॉल्यूम्स आए हैं अप मूव में, पॉसिबिलिटी है करके कि ब्रेकआउट दे सकता है और उनके जो बाइंग लेवल्स है वो आ सकते हैं। आई वुड से करके कि यहाँ पे आप 90 के ऊपर अगर जब भी क्लोजिंग देता है तो इसमें दैट विल बी अ वेरी गुड इंडिकेशन, और अगर वो क्रॉस होता है तो मे बी ये काउंटर 110-112 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो आई वुड से इसमें स्ट्रिक्टली होल्ड कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉस जो है आप अराउंड 84 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। ओके, तो होल्ड करने की राय है आपको सेल पर। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें गुजरात से मुफत लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका?
हाँ जी मैडम, ब्राइटकॉम ग्रुप BCG। ओके, ये लिया कब था आपने? ये अपना बहुत ज्यादा दिन से लिया था। BCG के चार्ट्स जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर अच्छी तेज़ी आई थी 2021 के बाद से, क्योंकि एक समय था 3 रुपए के आसपास कारोबार करता था, बट एक काफ़ी शानदार तेज़ी आई, 115 के आसपास ये स्टॉक आया और उसके बाद से वापस से गिरावट इसमें शुरू हो गया, फिर वो लेवल्स इसमें वापस नहीं दिखे। काफ़ी लोगों ने गिरावट में यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की इस उम्मीद में कि स्टॉक निचले स्तर पे है, यहाँ से चलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब देखते ही देखते इनका भी जो खरीद भाव है उससे भी अब उससे भी आधा हो चुका है ये स्टॉक। विवेक से समझना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स। विवेक, BCG ये कंपनी आप ट्रैक करते हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप, क्या करना चाहिए स्टॉक में? नुकसान इनको काफ़ी हो चुका है और क्या कुछ रिकवरी, कुछ उछाल की उम्मीद कर रहे हैं या फिर निकल जाना चाहिए इस कंपनी से? पूजा, जब ये लगातार ऊपर जा रहा था तब मेरे को मिला कि आई थिंक बहुत सारे एनालिस्ट ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ऐसे स्पेकुलेटिव काउंटर्स में आप एंट्री मत करो और कोई कारण नहीं दिख रहा है ये इतना ऊपर जाने के लिए। लेकिन उस वक्त जनरली क्या होता है कि ये गलती रिटेल इन्वेस्टर बार बार करता है कि जो स्पेकुलेटिव है और जो शेयर ऊपर जा रहा है रोज के मतलब रोज मार्केट खुलते ही वो लोग उसमें एंट्री लेते हैं और फिर जब नीचे गिरने लगता है तो उसमें अटक के फंस जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे फंडामेंटल्स इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, अभी हाल ही में इस पे कुछ नेगेटिव न्यूज भी आई थी और कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे हैं। तो जो काउंटर्स मतलब दिख रहा है कि आंखों के सामने दिख रहा है कि ऑपरेटेड है, तो उन काउंटर्स में आप अगर कमाना चाहोगे तो आप कभी नहीं कमा पाओगे। तो लॉस बुक करो, बेटर है, और एटलीस्ट और कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये स्पेकुलेटिव काउंटर वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन वही रिस्क आप वापस लोगे क्या? तो मेरे हिसाब से तो एकदम क्लियर कट सेल रहेगा। और सब इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सलाह है कि ऐसे काउंटर्स में मत घुसो जो विदाउट फंडामेंटल्स रोज ऊपर जा रहे हो। ठीक है, ब्राइटकॉम ग्रुप 3 रुपए के आसपास का शेयर था, पेनी स्टॉक था, अचानक से इसमें आग लगी। आउटडोर एडवर्टाइजिंग आपने देखी होंगे, इसके होर्डिंग्स वगैरह आपको हाईवेज पे सड़कों किनारे दिख जाते हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक रिस्की बेट था और जिन्होंने खतरों से खेला है देखिए नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। अब ये 26-27 रुपए के आसपास का शेयर रह गया है। नोएडा से रॉबिन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। रॉबिन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मुझे 2 शेयर के बारे में जानना है। एक तो विश्वराज शुगर है, 1300 शेयर है और 19 रुपया के बाइंग है। हेलो, ठीक है। दूसरा शेयर कौन सा है? दूसरा जेपी पावर है, दूसरा जेपी पावर। जेपी पावर। रॉबिन, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए आपने तो शुगर स्पेस की बात करें या फिर पावर में, आपने बड़े बड़े नाम तो आपने सुने होंगे और आपको पता भी होगा कि कौन सी अच्छी कंपनियां हैं, विश्वराज शुगर या फिर जेपी पावर। ये शेयर आपने कब लिए और लेने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? शुगर पे तो अभी कुछ जी ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। रॉबिन ने विश्वराज शुगर लिए हैं, अब हाल फिलहाल ही उम्मीद करते हैं कि इन्होंने लिए होंगे और 19 रुपए वाला शेयर 17.5 रुपए के आसपास है। दूसरा शेयर है जेपी पावर और उसका भाव उनसे हम जानना चाहेंगे, लेकिन विश्वराज शुगर पर पहले हम कमेंट चाहेंगे आपसे विवेक। 17.5 के आसपास है। हम देखेंगे शुगर में लगातार खबरें आ रही है, कंपनियां अपने एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। कल परसों उत्तम शुगर को लेकर खबर आई थी कि एथेनॉल की जो क्षमता है उन्होंने 67% इंक्रीज की है। तो ठीक ठाक ये प्ले चल रहा है एथेनॉल वाला, लेकिन विश्वराज शुगर सही कंपनी है ये सारी थीम का फायदा उठाने के लिए? देखिए अभिषेक, आपके शो पे मैंने कई बार रिकमेंड किया है 2 शुगर कंपनीज, वो है रेणुका और बलरामपुर चीनी। और मैंने बार बार ये कहा है कि मैंने मतलब ये रिकमेंड शुगर के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्यादातर एथेनॉल के लिए कर रहा हूँ। और आगे चल के ये कंपनीज, पर्टिकुलरली रेणुका, तो आपको शुगर कंपनी नहीं जान के आपको दिखेगा कि एक बायोफ्यूल कंपनी के रूप में मानी जाएगी आगे चल के।
तो शुगर पे मैं काफी बुलिश हूँ। अभी रिसेंट जो करेक्शन आया है सब स्टॉक्स में, क्योंकि इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस वो करीबन 6-7% ऊपर के स्तरों से टूटे हैं, तो इसके लिए उनमें करेक्शन आया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप ऐसी छोटी मोटी कंपनीज में जहां पे कोई एथेनॉल का प्ले नहीं और सिर्फ प्योर शुगर प्ले, देखो जहां तक प्योर शुगर प्ले है बहुत सरकारी इंटरफियरेंस उधर ज्यादा रहता है, और ये जो विश्वराज है ये खाली 330 करोड़ की कंपनी है, तो इसमें से आप निकलिए, शुगर में जरूर बने रहिए। मैं भी बुलिश हूँ, लेकिन अगर इस पैसे को आप अगर कन्वर्ट कर सकते हो रेणुका में या फिर बलरामपुर चीनी में तो आपको मतलब रिटर्न तो पक्का मिल जाएगा, ये मुझे लगता है। लेकिन विश्वराज में इन्वेस्ट करके विष्णु भगवान भी आपको नहीं बचाएंगे आगे चल के, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। ठीक है, तो सलाह यही है कि जो दिग्गज कंपनियां हैं जहां पर सचमुच उसका फायदा मिल सकता है किसी थीम का, वहां पर आपको निवेश करना चाहिए। और वैसे भी जो भी सेक्टर लीडर्स हों उनके साथ रहने में ही भलाई है, अगर आपको लंबी अवधि में मुनाफा पाना हो तो। करते हैं हमारी खास पेशकश का कमोडिटी की एबीसीडी। और इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी कुछ बारीक और इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। और आज का टॉपिक क्या है ये लेकर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन बताइए। आज कमोडिटी की एबीसीडी में जिंक फ्यूचर्स की बात करेंगे। एमसीएक्स पर इसकी ट्रेडिंग होती है हर दिन सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक। किसी हर मंथ के पहले तारीख की कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है और महीने के आखिरी दिन इसकी एक्सपायरी होती है। अनिवार्य तौर पर आपको डिलीवरी लेना है। डिलीवरी तक अगर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी तक रुकते हैं तो डिलीवरी आपको लेनी होगी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा देना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग करना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसके लॉट साइज़ क्या है। तो 5000 का यहाँ पर लॉट साइज है, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आपको मार्केट भाव दिख रहा है उससे आप 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही कॉन्ट्रैक्ट का टोटल साइज हो गया। और उसके आधार पर 10 से 12% तक आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा। करंट अगर भाव के आधार पर मार्जिन देखें तो फ्यूचर्स में आपको 1,60,000 रुपए के आसपास शुरुआती मार्जिन देना होगा। उसके बाद आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, अगर बायर हैं तो फिर मार्जिन की दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रीमियम दीजिए। प्रीमियम अलग अलग स्ट्राइक के हिसाब से जो प्रीमियम दिखेंगे उस प्रीमियम को आप 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उतना प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। और जैसे जैसे हर रुपए की तेज़ी पर अगर कॉल खरीदा है तो फ़ायदा होगा और मल्टीपल होगा आपका लॉट साइज में, और नीचे आएगा उतना ही नुकसान होगा। पुट में भी इसके उल्टे अगर बाजार गिरा, पुट बायर हैं तो फिर फ़ायदा होगा। तो ये है। लेकिन जिंक फ्यूचर्स में आपको ट्रेड क्यों करना है कि जिंक एक अहम कमोडिटी है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए, हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल की अगर आप बात की जाए तो जिंक का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। अलॉय के तौर पर इस मेटल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कॉपर के साथ मिलकर ब्रास बनाया जाता है। कई सारे यूटेंसिल्स और के अलावा इंडस्ट्रियल यूजेज है। पाइप फिटिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल होता है, एक्सरे मशीन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जिंक के कंपाउंड का इस्तेमाल आपको बता दूं कि दवाओं में भी, मेडिसिन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे यूजेज हैं इसके, इंडस्ट्रियल यूजेज है। ग्लोबल डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो तमाम तरह के रिस्क फैक्टर देखने हैं, फिर हेजिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये राय ये कमोडिटी मार्केट में जिंक में वायदा में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये अभी आपको विश्व मोहन समझा रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस से इक्विटी मार्केट पे फोकस करते हैं। आपके सवालों के जवाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे। और इस बीच व्हाट्सएप के जरिए सवाल हमें मिला है बरेली से राहुल जी का। बजाज फिनसर्व पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। 1000 शेयर्स 1650 के भाव पर लिया हुआ इन्होंने, और पिछले एक महीने में ही हमने देखा कि स्टॉक ने तो 1500-1400 के भी लेवल्स तोड़ दिया, और इस वक्त भी अगर देखेंगे तो 1400 के आसपास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो गिरावट काफ़ी आई, पिछले एक महीने में करीब 12% टूटा। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि कंपनी की तरफ से जो बिजनेस अपडेट भी आए वो भी निवेशकों को पसंद नहीं आए, और उसके चलते हमने लगातार एक स्टॉक में दबाव देख रहे हैं। स्नेहा, आपसे समझना चाहेंगे, अगर चार्ट्स पे देखें तो और कितनी वीकनेस दिखाई दे रही है आपको? पूजा, अगर आप देखें तो सेलिंग तो काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और करेक्शन पॉसिबल है। मे बी करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 1290-1300 जोन तक। तो आई वुड से किसी ने अगर लॉन्ग करके रखा है और स्टक है इस काउंटर में तो एग्जिट कर ले। बाकी दूसरे काउंटर्स में शिफ्ट हो जाए। PSU बैंक्स काफ़ी अच्छे
फोकस में है। मेटल्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं, वहाँ पे थोड़ी रिस्पाइट देखने को मिले, वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। फिनसर्व से निकल जाने की सलाह है। 1400 रुपए के नीचे ये शेयर स्लिप होता हुआ। इंदौर से श्रीधर का सवाल लेंगे। श्रीधर जी नमस्कार, पूछे क्या जाना है आपको? नमस्कार सर जी। सर दीपक नाइट्रेट के बारे में सवाल है मेरा। जी जी मैं बताता हूँ आपको। 2277 का भाव है आपका, राइट? ठीक है। ठीक है। आज तो हम देख रहे हैं कि केमिकल स्पेस में थोड़ी सी आज रौनक है, थोड़ी तेजी दिख रही है तमाम स्टॉक्स में, लेकिन इनके खरीद भाव से ये नीचे है विवेक। करीब करीब 2200-2300 रुपए के आसपास की खरीद है। 1950 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हमने इसको 2700 रुपए के आसपास के भाव देखे थे इसमें नवंबर की बात करें तो, और वहां से थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया है। दीपक नाइट्राइट, आप इसका भविष्य कैसा देख रहे हैं और क्या इसमें निवेशित रहना चाहिए अभी? देखो अभिषेक, अगर एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म मतलब आप 3 साल प्लस की अगर बात करो तो कंपनी हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा रहता है, लेकिन आप जो दाम देते हो, वैल्यूएशन देते हो, वो बहुत हाई हो जाता है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग एक और केमिकल कंपनी की बात कर रहे थे, आरती इंडस्ट्रीज की, जो काफी करेक्शन होके अब फेयर वैल्यूएशन पे आने लगा है। यही सिचुएशन मुझे लगता है कि आगे चल के दीपक नाइट्रेट में प्ले हो सकता है, क्योंकि आज का जो वैल्यूएशन है ये बहुत ओवर स्ट्रेस्ड मुझे दिख रहा है। और जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से, पिछला क्वार्टर का भी रिजल्ट करीबन 30% इसका प्रॉफिट डाउन था। तो मुझे लगता है कि ऐसे काउंटर्स में आपको जब जब रैली मिले आपको निकलना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन आज के दिन भी बहुत कॉस्टली है। या तो इनको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाना पड़ेगा यहाँ से, और नहीं तो प्राइस करेक्शन आना चाहिए। तो अगर ये 1501 जाता है तो फेयर वैल्यू दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कॉस्टली है। तो अभी रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए वेट कीजिए। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो वेट करो, नहीं तो पक्का आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तो ऑलरेडी नुकसान तो हो ही रहा है आपको। रिजल्ट तक थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर अच्छा आया तो उछाल मिल सकता है, उसमें आप निकलने की कोशिश करिए, वरना निकल जाने की राय दीपक नाइट्राइट से आपको दी जाती है। तो थोड़ा वेट कर सकते हैं आप नतीजों तक। अगला सवाल ले लेते हो, ये हमें उत्तर प्रदेश से चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैम नमस्ते मैम, HDFC लाइफ का है, 2117 की बाइंग है, 10 शेयर की है मैम। और मैम एक इन्वेस्टमेंट के लिए है SW सोलर। मैम क्या करना चाहिए SW सोलर पे? ओके, तो HDFC लाइफ, ये HDFC लाइफ कितने पे लिया था आपने, क्या प्राइस? लिमिटेड लिया था आपने, हाँ ठीक है। HDFC लिमिटेड लिया था 2117 में, और मुनाफा हो रहा है इनको अच्छा है। यहाँ पर 2600 के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है और अच्छे मुनाफे में है इस वक्त ये। विवेक क्या सजेस्ट करेंगे HDFC लिमिटेड में? अभी तो फिलहाल गेन है, लेकिन और तेजी के लिए बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक में, और कुछ मुनाफा उनको बुक करने की राय देंगे क्या आप? देखो, मेरा ये सलाह रहेगा कि यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए HDFC को, पर्टिकुलरली क्योंकि अगले कुछ महीनों में ही ये HDFC और HDFC बैंक का विलय होके HDFC बैंक बन जाएंगे दोनों। और उसके बाद में कंपनी काफी मतलब एक मेगा साइज वाली कंपनी हो जाएगी, और हो सकता है कि इसके पास काफी कैपेबिलिटीज आ जाए, जहाँ पे ये अपना डिपॉजिट बेस वगैरह पूरा ओवरऑल बिजनेस बढ़ा सके। तो मेरे हिसाब से आपको इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। मुझे लगता है कि मार्च तक कुछ ना कुछ इसमें एक ठोस खबर भी आ जाएगी कि कब तक ये होगा। तो होल्ड करो, और वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ पे ठीक लग रहा है आज के दिन। और मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये वैल्यू मतलब मर्जर के बाद में इसमें और रैली आएगी। तो फिलहाल तब तक ये रेंज बाउंड में रहेगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, HDFC में आप अभी भी बने रह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं इस स्टॉक में। तो चाहे तो आप बने रह सकते हैं, और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो फिर आप निकल जाइए, अगर आपका ट्रेडिंग का नज़रिया था तो। ये रहा आपको स्टॉक में। चक्रवर्ती जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा सवाल किस पर था? सोना BLW? मैम SW सोलर। SW सोलर,
ओके, SW सोलर, ठीक है। स्टर्लिंग एंड विल्सन 270 के भाव पर कारोबार कर रहा है। विवेक, इस पे भी सजेस्ट करिए, क्योंकि ये स्टॉक इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ये स्टॉक है इनके पास और लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था ये शेयर। हम लेवल्स पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या करना चाहिए विवेक इस स्टॉक में? मुझे लगता है कि ये आपको फेयर वैल्यू देगा करीबन 200 से लेके 220 में, और 270 में काफी ओवर वैल्यू लग रहा है। एक्चुअली कल या परसों इसमें एक पॉजिटिव न्यूज भी आया था, जो आई थिंक प्रमोटर्स के थ्रू थोड़ा प्लेज शेयर्स हटाए गए थे। वो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार में था या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में था, 2 कंपनीज है, तो वो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी में आगे चल के पॉजिटिव आपको दिखाएगा, लेकिन फिलहाल बहुत कॉस्टली लग रहा है मुझे। मतलब यहाँ से मैं तो एक स्ट्रॉन्ग सेल की ही सलाह दूंगा, और डेट लेवल्स भी इसके हाई है। जो रिजल्ट्स पिछली बार दिखाए थे वो भी बहुत खराब थे। तो आज के दिन मतलब किस बेसिस पे मैं इसको होल्ड भी सलाह दूं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर 220 आता है तो उस वक्त एक्चुअली इंटरेस्टिंग बाई बन सकता है, लेकिन यहाँ पे 50 रुपए तो तोड़ना चाहिए एक बार। स्टर्लिंग एंड विल्सन यहां से थोड़ा सा नीचे फिसलने की आशंका है। 220 रुपए के पास आए तो बल्कि इसमें बाय का एक खरीदारी का मौका बन सकता है। बेंगलुरु से अनिल का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनका सवाल है, इनके पास से पतंजलि फूड्स के 100 शेयर 1300 रुपए के भाव पर 1250 रुपए के आसपास का भाव शेयर में चल रहा है, और जो आंकड़े इन्होंने जारी किए थे दिसंबर तिमाही के ऑपरेशनल जो अपडेट दिए थे वो बहुत स्ट्रांग थे, कि जो सेल्स ग्रोथ है वो हाई सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ, तो सारी की सारी चीज़ें पतंजलि फूड्स के लिए सही थी। शेयर को हमने थोड़ा चलते हुए देखा भी था। आज थोड़ा से प्रेशर में ये ज़रूर है। क्या इस पर सलाह होगी स्नेहा आपकी पतंजलि फूड्स पर? अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली उसके 89 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है, वहां से रिकवर कर रहा है। इस टाइम भी अगर आप देखें जो करेक्शन आया था उसमें भी उसने 89 EMA के आसपास ही सपोर्ट लिया और थोड़ा सा पुल बैक मूव वहां से दिखा है। अभी के लिए थोड़े दिनों से कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है, बट आई थिंक इसे होल्ड किया जा सकता है। एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड आप 1140 का लगा लें, और अपसाइड में जब भी काउंटर क्रॉस होता है स्पेसिफिकली 1240 जोन, तो इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ जाएगा और मे बी ये जो उनके बाइंग लेवल्स है उसके आसपास या उसके ऊपर भी जाने के चांसेस है इसमें। तो एक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई वुड से करके किसे होल्ड करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 1140 का लगा के रखें। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय पतंजलि फूड्स में। अगला सवाल, अगले दर्शक हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हैं दिलीप। दिलीप नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा प्रश्न है NMDC पर। NMDC के मेरे पास 1500 शेयर हैं, 113 रुपये 30 पैसे पे लिए हैं। तो मेरा पूछना है कि ये स्टील शेयर जो NMDC का वो हम लोगों को कब तक मिलेगा? प्रश्न क्या है आपका? जी चलिए वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्नेहा क्या सजेस्ट करेंगी? खरीद भाव इनकी 114 पर है, 128 पर कारोबार कर रहा है, इस पर मुनाफा हो रहा है इनको स्टॉक में। NMDC में क्या करना चाहिए? अगर आप ये काउंटर देखें तो 123-124 के आसपास एक हर्डल था जो कि काउंटर ने सरपास किया। इनफैक्ट 127 के आसपास भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, बट यहाँ पे जिस तरह से इसके अपमूव है, आई थिंक यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। हायर साइड में यू कैन एक्सपेक्ट करके कि काउंटर तेजी करके आपको वापस से 150 ये सब लेवल्स भी दिखा सकता है। आई वुड से इसे होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आई वुड से 120 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। रुपए के बिल्कुल नजदीक वाले स्टॉप लॉस को लगाकर NMDC के शेयर में बने रहने की सलाह है। ठाणे से रवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? सर मेरे पास मोरपेन लैब के 500 शेयर्स है 47 के भाव से जी, और नेक्टर लाइफ साइंस के 400 शेयर है 27 के रेट से, 30 के रेट से। दूसरा कौन सा शेयर आपने बताया? नेक्टर लाइफ साइंस। नेक्टर लाइफ साइंसेस के भाव उसके 30 रुपए के भाव पर नेक्टर लाइफ साइंसेस है, 22.5 रुपए पर है। मोरपेन लैब्स हैं 47 पर, इसके भाव भी 35 रुपए के नीचे के हैं।
विवेक, मोरपेन लैब्स या फिर न्यूरेका, इस टाइप के जो स्टॉक्स थे, जब कोविड का संकट थोड़ा सा गहराता हुआ दिखा था दिसंबर में, बहुत तेजी से चले थे और उसी तेजी से नीचे भी अब आते हुए दिख रहे हैं। अब तो 35 रुपए के नीचे का शेयर हो गया मोरपेन लैब्स। 47 के आसपास की इनकी बाइंग है। हालांकि बिजनेस तो इसमें है ही, मार्केट साइज भी, मार्केट कैप भी ठीक ठाक है 1700 करोड़ रुपए के आसपास का। लेकिन क्या आप रिकवरी देख रहे हैं इस भाव से, और समय कितना देना होगा अगर इनके भाव पर वापस आना है शेयर को? तो अभिषेक, आपने सही बोला, ये यूरेका है, मोरेपन लैब्स है, ये क्या है कि एक सीजनल समझ लो आप, या फिर प्योरली एक जो होता है ना न्यूज बेस्ड, कि कोई खबर आई उसके ऊपर चला गया और लोग क्या करते हैं कि बाई ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज कर देते हैं। जब खबर आ जाती है तो लोग बेचना भी चालू कर देते हैं। तो वही हो रहा है इसमें। और आगे चल के क्या, नहीं तो क्या बिजनेस दिखाएंगे ये कंपनीज, मतलब आगे चल के मुझे फंडामेंटल्स में कुछ नहीं दिख रहा है। और मोरेपन लैब्स का तो आप अगर पिछले 3 क्वार्टर का रिजल्ट देखो तो लगातार इसमें एक डाउन ट्रेंड ही है और नेगेटिव रिजल्ट ही दिखा रहा है। तो 1700 करोड़ इनफैक्ट बहुत छोटा मार्केट कैप है, और इक्विपमेंट्स सेल के लिए बहुत, इनको कंपटीशन भी बहुत है। मुझे नहीं लगता है कि इनको दोनों ये कंपनी जो मतलब न्यूरेका, अगर आप उसको भी शामिल कर रहे हो तो होल्ड करना चाहिए। इसमें से बेच के आपको इमीडिएटली निकल जाना चाहिए। देखिए, फार्मा ओवरऑल अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, लेकिन करो उस कंपनी में जहाँ पे आपको दिखे कि आगे चल के बिजनेस सही में इम्प्रूव होगा। तो ये मोरेपेन वगैरह मतलब टोटली एक्सेल रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, मोरपेन लैब से निकल जाने की सलाह है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो लोगों ने इसके बीपी मॉनिटर देखे होंगे, बर्नॉल क्रीम देखी होगी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, लेकिन ये 2 जाने माने नाम है। लेकिन नेक्टर लाइफ साइंसेज, इस पर क्या सलाह होगी विवेक आपकी? इनके खरीद भाव से नेक्टर लाइफ साइंसेज का भी शेयर है, आप देखिए 22 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो देखो ना, अगर कोई ले तो क्यों ले ऐसी कंपनीज? ठीक है, आज के दिन वैल्यू मतलब इतना मार्केट गिर के, स्टॉक प्राइस गिर के, यहाँ पे वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है, रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट आता है वो अब तक बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। और इसमें आप अगर मतलब डेट अगर देख लो तो डेट टू एबिटा आपको करीबन ये 5 टाइम्स मिलेगा। मतलब कल को कुछ गड़बड़ होए ना, ये कंपनी अपना डेट भी नहीं रिपेयर कर पाएगी, इतना फंडामेंटल्स इसका भी खराब है। तो सेल ही रहेगा ये भी, और ऐसे काउंटर्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। देखिए, बुल मार्केट में ओवरऑल हम लोग सब बुल मार्केट में, और अब मुझे लगता है कि अगले 15 साल इंडिया का मार्केट बुल मार्केट में रहेगा। लेकिन आप ऐसे कंपनीज में अगर पार्टिसिपेट करोगे तो बुल मार्केट में आप नहीं पार्टिसिपेट करोगे। तो सोच लो, आपको वेल्थ कमाना है या फिर ऐसे काउंटर्स में फंसना है। ठीक है, बिल्कुल सही है विवेक की सलाह। लेकिन चलिए बाजार पर एक जरा नजर डालेंगे। बाजार में थोड़ी सी कमजोरी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। 17,800 के आसपास है निफ्टी बैंक की बात करें तो 300 अंक नीचे है, वहां से प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। एक्सिस बैंक हम देख रहे हैं नीचे है। रिलायंस में कमजोरी बढ़ गई है, 0.25% के आसपास से कमजोरी है। कोटक बैंक ये भी नीचे है। लेकिन एक खबर आई है ग्रीव्स कॉटन को लेकर। वैसे तो ये कंपनी इंजन बनाती है और ऐसा दावा है कि हर मिनट एक इंजन का निर्माण करती है ये, लेकिन इसका एक स्कूटर भी आपने बाजार में देखा होगा, एम्पियर नाम से। और अब ये खबर आ रही है कि ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए $184 मिलियन का ये कंपनी निवेश करेगी। हमने एक बड़ी तेजी होते हुए देखी थी लोअर लेवल से ग्रीव्स कॉटन में, हालांकि ऊपरी स्तरों पर हमने प्रेशर भी देखा। लेकिन ग्रीव्स कॉटन हालांकि ठीक ठाक प्रेजेंस अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है, और ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद ये 3 व्हीलर भी लॉन्च करे। ऑटो एक्सपो में इस पर भी नजर हमारी होगी, ग्रीव्स कॉटन पर। इस पर क्या व्यू होगा आपका विवेक? कैसी ये कंपनी आपको लगती है? क्या इसमें दमखम है, पोटेंशियल है, इसको नया शेयर ले सकते हैं, या फिर जिनके पास है वो क्या करें? देखो अभिषेक, एक तो ये है कि जब कोई भी पर्टिकुलर एक्सपो में जाते हैं ना, चाहे आप ऑटो एक्सपो ले लो या फिर कंप्यूटर एक्सपो ले लो, कुछ भी एक्सपो, तो उधर आपको ऐसी पॉजिटिव न्यूज मिलती रहेगी लगातार। तो हमको बहुत स्ट्रिक्टली फिल्टर आउट करके सब न्यूज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि ग्रीव्स कॉटन अच्छी कंपनी है, और जो इनका स्कूटर है, आई थिंक 3rd लार्जेस्ट मार्केट शेयर या 4th लार्जेस्ट मार्केट शेयर है आज के दिन। तो एम्पायर अच्छा कर रहा है। 93 या 96,000 इसका सेल्स नंबर था पिछले महीने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये अच्छा कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये इमीडिएटली 160 तक आपको ग्रीव्स कॉटन दिखा सकता है। तो इसके लिए आप होल्ड करो, और उसके बाद में लॉन्गर टर्म के लिए, क्योंकि ये ईवी स्पेस 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, अगले 10 साल चलेगा। तो आपको जब जब डिप मिले,
इसमें आप एंट्री भी कर सकते हो, तो होल्ड रहेगा और ऑन डिप्स बाई भी रहेगा। तो होल्ड करने की राय अगर आपके पास है तो, और कोई गिरावट आती है तो खरीदारी भी कर सकते हैं। इस बीच बाजार को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है। इंट्राडे में हम देख रहे हैं कि निफ्टी अब 17,800 के लेवल के नीचे भी आ चुका है। अगर मार्केट पर इस वक्त राय देखें तो आज एक्सपायरी का दिन है, उतार चढ़ाव बना रहेगा। हमने आपको रणनीति भी बताई कि ट्रेडर्स को थोड़ी हल्की पोजीशन यहाँ पर लेकर जाने चाहिए। देखिए 17,800 के भी नीचे अभी टूट चुका था निफ्टी, अब फिर से वहाँ से हल्की रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, बट इस वक्त 17,800 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो बाजार में इस वक्त गिरावट बढ़ते हुए, लेकिन इस बीच आपके जो सवाल आ रहे हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पर ऋचा शर्मा जी ने सवाल भेजा है IDBI बैंक पर। इन्होंने 200 शेयर्स 60 रुपये 52 पैसे के आसपास लिया, यहाँ पर एंट्री की है। स्नेहा क्या सजेस्ट करेंगी? ये IDBI बैंक पर सवाल है ऋचा शर्मा जी का। IDBI बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 60 के आसपास आता है, उसके बाद वापस से स्टॉक में एक गिरावट आती है और कुछ हाई लेवल्स पर ही इन्होंने भी एंट्री ले ली थी। बट अब आगे के लिए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? यहाँ से और कमजोरी देख रही हैं या फिर एक तेजी के लिए इनको रुकना चाहिए? आई थिंक जिस तरह की इसमें 2-3 दिनों से करेक्शन दिख रहा है, आई थिंक थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू हो सकता है। मे बी ये एटलीस्ट आपको 50 लेवल्स भी देखने को मिल जाए, 50-48 ये एक सपोर्ट जोन रहेगा। तो आई थिंक यहाँ पे आई थिंक इसको फिर से एक बार वॉच करना चाहिए। मेरा मानना है किसी ने लॉन्ग करके रखा है तो अराउंड 49 या 48 का आप 6 स्टॉप लॉस लगाएं और थोड़ा सा वॉच करें। मुझे नहीं लगता करके ज़्यादा प्रेशर आएगा, बट यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाने की इसमें बहुत सारे चांसेस है। तो आई वुड से करके कि अगर आपको होल्ड ही करना है तो आप 48 का एक 6 स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। रुपए का स्टॉप लॉस लगा के IDBI बैंक के शेयर को होल्ड करने की सलाह है स्नेहा की तरफ से। IDBI बैंक अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था दीपम सचिव तोहिन कांत पांडे का। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इसको जो EOI जो आए हैं इसके लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं इसमें स्टेक लेने के लिए, उससे वो काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है। अब ये सेकंड चरण में चला जाएगा पूरी विनिवेश की जो प्रक्रिया है। धर्म का सवाल लेंगे, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म जी नमस्कार, पूछिए सर क्या जानना है आपको? एक्चुअली ट्राइडेंट का शेयर था मेरे पास, तो एक 52 के भाव से मैंने लिया था और अभी तो काफी लॉस है, तो क्या करें उसको? 52 रुपए की खरीद है विवेक ट्राइडेंट के शेयर में, और 2021 में आपसे कई दफे इस पर बातचीत भी हुई होगी। स्टार था ये और लगातार सर्किट टू सर्किट भी ये चल रहा था। 2022 कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, देखिए 60-65 रुपए के बीच में भी गया था, उसके बाद फिसल के अब ये ऑलमोस्ट आधे भाव का रह गया है। तो जिन्होंने करेक्शन पर भी लिया है उनको भी नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ट्राइडेंट अब यहाँ से खोने को कुछ नहीं है, अब ये स्टेबल यहाँ पे होगा और यहाँ से एक फिर से रनअप की शुरुआत हो सकती है? देखिए अभिषेक, जब ये लगातार ऊपर जा रहा था उस वक्त वैल्यूएशन बहुत कॉस्टली हो गए थे और एक सेन वॉइस बोलते हैं ना, जो मतलब अगर कॉमन सेंस अप्लाई उस वक्त करते तो बहुत कॉस्टली दिख रहा था। लेकिन इनफैक्ट आज भी कॉस्टली दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के टेक्सटाइल में थोड़ी बहुत रिकवरी हमको दिखेगी और गवर्नमेंट भी काफी स्टेप्स ले रही है। इनफैक्ट आप कल या परसों का भी अगर न्यूज देखो तो गवर्नमेंट भी काफी स्टेप्स ले रही है, जहां पे लग रहा है कि पुश करना चाहती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बाई टैक्स, सोप्स, PLI, ये सारा। तो ट्राइडेंट फंडामेंटली एक बढ़िया काउंटर है। आपकी दिक्कत ये है कि आपने हाई वैल्यूएशंस पे लिया है, तो होल्ड करो इसको और जिस दिन ये बॉटम आउट होते हुए लगे ना, उस दिन हम लोग इसमें एक एवरेज की सलाह दे पाएंगे। तो फिलहाल होल्ड रहेगा क्योंकि डाउन ट्रेंड अभी बरकरार है। इसके लिए एक मतलब बाई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, एवरेज रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत अगर वो करेक्शन आता है तो ये एक अच्छा अच्छा एवरेज कैंडिडेट बन सकता है। समुद्री ब्रिज की सौगात मिलने वाली है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का 90% काम पूरा हो गया है। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में कल स्टील डेक को इंस्टॉल किया गया। हमारी ये सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल भी इस मौके पर मौजूद थी। देखिए ये खास रिपोर्ट।
हम इस वक्त शिवड़ी से 13 किलोमीटर मिड सी अंदर आए हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम किस तरह से चल रहा है। फिलहाल 90% कंप्लीटेड है इसका कंस्ट्रक्शन और इसे 3 फेजेस या 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 और 3 जो है L&T कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और पैकेज 2 जॉइंट वेंचर है टाटा और डेवू के बीच में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में है। अब आप देख सकते हैं ये पीछे जो पिंक कलर का ब्रिज आप देख सकते हैं उसे OSD यानी स्टील डेक कहा जाता है। अब आज की खास बात यह है कि ये स्टील डेक जो है इसका इंस्टॉलेशन CM एकनाथ शिंदे के प्रेजेंस में किया जा रहा है और अब इस आगे चलकर ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक ये प्रोजेक्ट कमीशन किया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद ये जो ब्रिज है मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा। इसकी डिस्टेंस 22 किलोमीटर्स है और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ये इंडिया का लार्जेस्ट सी ब्रिज माना जाएगा। तो मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक का 90% काम पूरा हो गया। खूबसूरत शहर और बहुत ही खूबसूरती से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए इस पॉजिटिव खबर के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। विवेक आपका बहुत शुक्रिया, स्नेहा आपका भी शुक्रिया करेंगे आज बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक